हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन में। दोस्तों, आज अपना टॉपिक है रेशे से वस्त्र तक या फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें पहला है जांतव रेशे या एनिमल फाइबर्स। तो आइए शुरू करते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे या फाइबर्स को हम जांतव रेशे या एनिमल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, उनके रेशे या फाइबर्स भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला है ऊन या वूल। तो ऊन हमें दोस्तों भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंगली जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक, अगला है कर्तित ऊन। तो तंतुरूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। ठीक है, तंतुरूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं, कर्तित ऊन कहलाते हैं। ठीक है, अगला है पश्मीना शालें। तो दोस्तों, पश्मीना शालें हमें कश्मीरी बकरी से प्राप्त होती हैं। मतलब पश्मीना शालें कश्मीरी बकरी से बनाई जाती हैं। तो दोस्तों कैसे? दोस्तों, कश्मीरी बकरी के निकट जो त्वचा होती है वहाँ बहुत मुलायम बाल होते हैं जिन्हें हम फर बोलते हैं, और इसी से पश्मीना शालें बनाई जाती हैं। ठीक है, आगे कुछ फैक्ट है। तो दोस्तों देख लीजिए, क्या आप जानते हैं ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी हमें ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, सेलेक्टिव ब्रीडिंग या वर्णात्मक प्रजनन। तो दोस्तों, सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? देखिए, तंतुरूपी मुलायम बाल जैसे विशेष गुणयुक्त भेड़ें जो तंतुरूपी मुलायम बाल रखते हैं, ऐसे विशेष भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों या पेरेंट्स के चयन की वह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग कहलाती है। ठीक है, ठीक दोस्तों, आगे देखिए, रेशों को ऊन से संसाधित करना, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। ठीक है, इसमें 6 स्टेप हैं। तो स्टेप 1 है ऊन की कताई या शेयरिंग ए शीप। तो दोस्तों, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ मशीनों द्वारा उतारना। और दोस्तों, ये गर्मी के सीजन में किया जाता है, क्योंकि जो भेड़ की के निकट, त्वचा के निकट जो बाल होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और जिससे ठंड में भेड़ों को ठंड ना लगे, इसके लिए वो अपने, जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं उसी तरीके से उनका भी एक आवरण होता है ठंड से बचने के लिए। तो इसीलिए इसको हम गर्मी में उतारते हैं ताकि उनको ठंड ना लगे, और गर्मियों में विशेष दिक्कत भी नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए ये गर्मी के मौसम में काटा जाता है। हालांकि भेड़ों को इस क्रिया में कष्ट नहीं होता है, जैसे कि हम लोग अपने बाल छिलाते हैं, और इसीलिए हम, चूँकि वहाँ जो त्वचा होती है वो लगभग मरी रहती है, तो इसीलिए हमें जो है दर्द नहीं होता है। ठीक है, और भेड़ के बाल फिर से उगाते हैं, सेम जैसे हम लोगों के बाल, सर के बाल फिर से उगाते हैं, और उसी तरह भेड़ों के दोबारा बाल उगाते हैं। ठीक है, अगला है शावरिंग इन टैंक्स या अभिमार्जन। ठीक है, त्वचा सहित उतारे गए बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धुला जाता है। ठीक, मशीनों द्वारा, जिससे उसकी चिकनाई, धूल और गर्द जो काफ़ी गंदी रहती हैं, उसमें चिकनाई रहती है, धूल, मिट्टी और कीचड़ से सनी रहती हैं, तो जिससे कि वो सब निकल जाए। ठीक, अगला है छंटाई। ठीक है, तो शावरिंग बाय मशीन्स, विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 4 है बर की छंटाई व बालों को सुखाना। बालों के कोमल व छोटे छोटे फूले हुए रेशों को बर कहते हैं। ठीक है, बर की छटाई इसी को हम बोलते हैं। ठीक, अगला है स्टेप 5 रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई, क्योंकि भेड़ बकरियों के सामान्य ऊन काले, भूरे व सफ़ेद ही होते हैं। ठीक है, अगला है रोलिंग इनटू यार्न, रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और लपेट कर धागा बना लिया जाता है, जिसमें लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों के ऊन व अपेक्षाकृत छोटे ऊन को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है दोस्तों रेशम या सिल्क। तो रेशम या सिल्क
के रेशे भी जांतव रेशे होते हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। सिल्क प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है, ठीक है, जिन्हें रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक, आगे है रेशम की खोज। तो दोस्तों, एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार, चूंकि इसकी खोज तो पता नहीं है कैसे हुई थी, लेकिन एक कहानी टाइप की है कुछ, देख लीजिए। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार सम्राट हुआंग टी ने साम्राज्ञी सी लुंगची से अपने बगीचे में उगने वाले शहतूत के वृक्षों की पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने के कारण का पता लगाने के लिए कहा था। तो साम्राज्ञी ने पाया कि सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह देखा कि कृमि अपने इर्द गिर्द चमकदार कोकून बुन लेते थे। ठीक, संयोग से एक कोकून उनके चाय के प्याले में गिर गया और कोकून में से नाजुक धागों का गुच्छा पृथक हो गया। उसके बाद ही इसकी खोज हुई, मतलब उसी के बाद ये पता चला। ठीक, आगे है कोकून से रेशम। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है। ठीक, उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, आगे है रेशम कीट का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। मादा रेशम कीट अंडे देती हैं, ठीक है, जिससे लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट या सिल्क वॉर्म कहलाता है। ठीक, ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मादा रेशम कीट अंडे देती है, ठीक, जिससे लार्वा निकलता है। मादा रेशम कीट ने अंडा दिया, उससे लार्वा निकला। उसी लार्वे को कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट, सिल्क वॉर्म कहते हैं। ठीक, ये आकार में वृद्धि करते जाते हैं और कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की जब अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह प्यूपा कोशित कहलाता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, यह अपने इर्द गिर्द चारों तरफ मतलब एक जाल बुन लेता है। यह जाल उसे अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। फिर यह अंग्रेजी की संख्या 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। ठीक है, फंसा लेता है उसी में। सिर की इस गति के समय कैटरपिलर पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना एक पदार्थ स्रावित करता है। प्रोटीन से बना दोस्तों पदार्थ स्रावित करता है जो कठोर होकर या सूख कर रेशम का रेशा बन जाता है। ठीक है, जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है। ठीक, और प्यूपा बन जाता है। इसी दोस्तों 2 बार हो गया है। इसी आवरण को कोकून कहते हैं। इसी आवरण को जो चारों तरफ जो बना लेता है इसी को कोकून कहते हैं। कीट का इसके आगे का विकास कोकून के भीतर होता है। ठीक है, रेशम के रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर। तो मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। इन्हीं अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों या कागज पर एकत्रित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ठीक है, ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थिति में उचित ताप व आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। मतलब कि ये जो किसान होते हैं या जो ये पालक होते हैं, मतलब जो सेरीकल्चर कर रहा है, वो इन अंडों को एकदम अनुकूल स्थिति में रखते हैं। ठीक, अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है। ठीक, जिससे अंडों से लार्वा निकल आए। और यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां निकल आती हैं, क्योंकि शहतूत को खाकर ही ये लोग रेशम का धागे बनाते हैं। ठीक, और लार्वा या कैटरपिलर सिल्क वॉर्म कहलाते हैं। वे उसे दिन रात खाते हैं, मतलब शहतूत के पत्तों को, और साइज में काफ़ी बड़े होते जाते हैं। ठीक है, लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। ठीक, 25 से 30 दिनों बाद ये कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने
छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में रैक या छोटी छोटी टहनियाँ रख दी जाती हैं जिससे कि वो उसी में अपना बनाए पूरा, ठीक है, जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर रेशम कीट कोकून बनाते हैं जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। ठीक है दोस्तों, आगे है रेशम का संसाधन। तो रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को धूप में रखा जाता है या पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। इनमें से किसी एक प्रक्रिया से हम रेशम के फाइबर को पृथक करते हैं। दोस्तों, सब नहीं किया जाता है, इनमें से किसी एक प्रक्रिया के द्वारा हम जो है रेशम के फाइबर को पृथक करते हैं। ठीक है, रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागों को बनाने की प्रक्रिया रेशम रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों द्वारा की जाती है, ठीक है, जो कोकून में से फाइबर या रेशों को निकालती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, कताई क्या होता है? रेशम के फाइबरों की जिनसे धागे प्राप्त होते हैं उसको कताई करना बोलते हैं और बुनकरों द्वारा इन्हीं धागों द्वारा वस्त्र बुना जाता है। ठीक दोस्तों।